हेलो फ्रेंड्स, अपने जो सब्जेक्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड उसका जो चैप्टर 1 है दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जिन नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। एंड आप एनसीईआरटी भी यूज कर सकते हो, संदीप गर्ग धनपत पब्लिकेशंस या जैन एंड ओरी जो ऑथर है वी के पब्लिकेशंस के, उनकी भी बुक्स आप यूज कर सकते हो। बेसिकली अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस जो कि अपने को कब मिला था 15 अगस्त 1947, उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? इकोनॉमी का एकदम सिंपल मतलब ये है कि इंडिया के पास कितना वेल्थ था या इंडिया अपना वेल्थ कैसे जनरेट कर रही थी। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल अपनी वेल्थ कैसे जनरेट करता है? बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन उसको वो क्या करेगा, बेचेगा, उससे इनकम कमाएगा, एंड वो इनकम के हेल्प से ही तो वेल्थ या एसेट्स जनरेट होते हैं। तो वैसे देखिए, सभी सेलर्स अगर मैं ऑफ इंडिया कंट्री के एड अप कर दूं तो डेफिनेटली वो क्या निकल के आएगा, इंडिया एज अ कंट्री निकल के आ जाएगा। तो इंडिया एज अ कंट्री भी अपना वेल्थ कैसे जनरेट करती है? बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसको डेफिनेटली वो क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी विद कंज्यूमर्स, एंड देन जो भी सेलर्स वगैरह के इनकम जनरेट होगी उसी से उन लोग क्या करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स व्हाट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and how we use those resources which in turn determine the what standard of living. डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। वैसे एज अ कंट्री, अगर कंट्री विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज तो डेफिनेटली कंट्री की भी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, एंड इंडिया की भी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ होल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोरोवर एंड एनी इकोनॉमी शुड इंश्योर कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हो उसका एक एफिशिएंट यूज हो। एफिशिएंट यूज का मतलब क्या हो, कम से कम वेस्टेजेस हो ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्या निकल के आए, जनरेट हो के आए। तो सेकंड यही बोल रहा है, इकोनॉमी आल्सो रिफर्स टू द वे इन विच रिसोर्सेज आर मैनेज इन अ कॉम्पिटेंट एंड व्हाट अप्रोप्रिएट मैनर। इसका मतलब होता है देयर शुड बी व्हाट, मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि इंडिया को 9 अगस्त 15 1947 को इंडिपेंडेंस मिला, उससे पहले अपने इंडिया को कौन रूल कर रहा था? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ब्रिटिश वर द रूलर्स ऑफ व्हाट, इंडिया। ब्रिटिश वर द रूलर्स ऑफ व्हाट, इंडिया। तो इंडिया में कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या था कि कोई फॉरेन बॉडी इंडिया को क्या कर रही थी, गवर्न कर रही थी, एडमिनिस्टर कर रही थी या रूल कर रही थी। सो कॉलोनियल रूल मीन्स that India as a country were being ruled by who? The Britishers. Is okay. And 1947 जो भी ये 15 अगस्त 1947 है, उससे पहले ही ना ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब वहां पे बहुत तेजी से फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रही थी। तो उन फैक्ट्रीज में तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो आउटपुट जाके जनरेट होगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बना दिया, क्योंकि इंडिया वाज वेरी रिच इन व्हाट, रॉ मटेरियल्स। तो उन लोग क्या करते थे, इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे। सारे के सारे रॉ मटेरियल्स इंडिया के जो भी होते थे उन लोग कहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते थे, ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर देते थे। इसलिए बोला जाता था कि इंडिया वाज अ फीडर इकोनॉमी, इंडिया वाज अ फीडर इकोनॉमी टू व्हाट, ब्रिटेन गवर्नमेंट। इंडिया कंट्री वाज अ व्हाट, फीडर इकोनॉमी टू व्हाट, द ब्रिटेन गवर्नमेंट। फीडर का मतलब क्या, मैं आपको फीड करने का मतलब क्या, मैं आपको खिला पिला रहा हूँ, एम आई राइट। तो वैसे ही जो भी रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स जो भी इंडिया के थे वो क्या करते थे, इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया से क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। और कहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते थे, ब्रिटेन में। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऑन द ईव ऑफ 1947 इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू अ बीइंग अ व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडर इकोनॉमी। तो वी वर फीडिंग होम, द ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पे देखिए, बीइंग अ फीडर इकोनॉमी फॉर ग्रेट ब्रिटेन ओन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। तो वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हिट कर चुका था, उनको रिसोर्सेज की दरकार थी। उन लोग इंडिया से सारे के सारे जो भी रॉ मटेरियल्स थे वो क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। इसलिए जब अपने को फ्रीडम मिला तो देखिए तीन बड़ी प्रॉब्लम आई। अपनी जो इकोनॉमी अपने को मिली दैट वाज बैकवर्ड इकोनॉमी, दैट वाज व्हाट, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एंड दैट वाज व्हाट, क्रिपल्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आर कंट्री में
मोस्ट ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन व्हाट एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो कौन सी इकोनॉमी को एक बैकवर्ड इकोनॉमी बोलते हैं? जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड दैट वाज ट्रू फॉर व्हाट इंडिया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो बैकवर्ड इकोनॉमी का होता है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ रहा था दैट वाज फॉर सब्सटेंसेंस, दैट वाज फॉर व्हाट? सब्सटेंसेंस। इसका मतलब ये है कि फार्मर्स जो भी ग्रो कर रहे थे उन लोग अपने पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ग्रो कर रहे थे, रादर देन सेलिंग इट इन द व्हाट? मार्केट। तो अगेन आपसे पूछ ले व्हाट इज बैकवर्ड इकोनॉमी, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है, व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्वड इन द व्हाट? एग्रीकल्चरल सेक्टर। पॉइंट टू, अब वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट आता था उसका मेन पर्पस वाज टू फुलफिल दी पर्सनल नीड्स rather than what? Selling it in the market। इसी को बोलते हैं subsistence farming। इसी को क्या बोलते हैं? subsistence farming। दूसरा देखिए बोला स्टैग्नेंट का मतलब ये है कि जो भी एग्रीकल्चरल इनकम थी वो फार्मर्स के हाथ में बहुत स्लोली ग्रो कर रही थी। तो व्हाट इज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी? व्हेन दी जो आपकी इनकम में ग्रोथ है, दैट इज वेरी वेरी लो। तो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। दूसरा क्या बोला है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? जो भी लोगों के हाथ में इनकम थी वो बहुत ही धीरे धीरे क्या कर रही थी? ग्रो कर रही थी। एंड तीसरा देखिए क्रिपल्ड इकोनॉमी। क्रिपल्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि वैसे इंग्लिश में क्रिपल्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन यू डू नॉट हैव लेग्स, एंड वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है बॉडी का। तो इंडिया के सारे रिसोर्सेस तो क्या हो चुके थे? एक्सपोर्ट कर दिए गए थे ब्रिटेन में। तो एक महत्वपूर्ण अंग जो इकोनॉमी के लिए होता है उसका वो रॉ मटेरियल्स होता है। तो इंडिया वाज फेसिंग अ व्हाट? shortage of what? Raw materials। That is why we got a what? Crippled economy। That is why we got a what? Crippled economy। Is okay। And next paragraph में आपका ये लिखा हुआ है कि why are we studying this pre independence की जो भी अपनी इकोनॉमी की स्टेटस थी। देखिए जब तक अपने को अपना प्रेजेंट के बारे में या पास्ट के बारे में रूबरू ना हो तो फ्यूचर की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम दैट पीपल या जो भी इंडिया के स्ट्रैटेजिस्ट थे दे स्टडी दी व्हाट? सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, एंड उसी के हिसाब से उन लोग क्या करें? डिसीजन मेकिंग करें। क्योंकि बैकवर्ड इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट करना था अपने को? डेवलपिंग इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी को क्या करना था? डेवलपिंग इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी को क्या करना था? वाइब्रेंट इकोनॉमी। इज ओके। तो दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अपनी है कंडीशंस। ये ऑफ होगा, ये कंडीशंस क्या होगा? ऑफ होगा। कंडीशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो पहला लिखा हुआ दैट इज व्हाट? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अगेन कॉलोनियल रूल का मतलब तो समझा ही चुका हूं कि ब्रिटिश वाज गवर्निंग व्हाट? इंडिया। ब्रिटिश वाज गवर्निंग इन इंडिया एंड टू मेजर फ्रंट्स में। एक तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर रहे थे और दूसरा क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। तो कॉलोनियल रूल का मतलब क्या था? ब्रिटिश वाज एडमिनिस्ट्रिंग और व्हाट? गवर्निंग व्हाट? इंडिया, एंड दैट टू ऑन टू मेजर फ्रंट्स। एक तो उन लोग अपने इंडिया की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर रहे थे और दूसरा क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बिफोर द ब्रिटिश या बिफोर द मुगल्स इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, एंड बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चरल सेक्टर था एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर भी था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेसिफिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जहाँ पे इंडिया के क्लोथ्स, इंडिया की एम्ब्रॉयडरी, जो इंडिया के जो कारीगर होते थे, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, तो लोग जो तलवार में कारीगरी, गोल्ड में जो कारीगरी करके देते थे, दैट वाज ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड दैट वाज इंपोर्टेड, दैट वाज व्हाट बेसिकली एक्सपोर्टेड टू व्हाट? फॉरेन। एंड इंडिया की डेफिनेटली वहां पे एक बहुत बड़ी पहचान थी। बट आफ्टर द ब्रिटिश केम इनटू प्ले उन लोग बहुत ही सेल्फिश थे। सेल्फिश इसलिए थे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The economic policies pursued by the British in India were concerned more with the protection and the promotion of what? Economic interest of their what? Home country, rather than with the development of the what? Indian economy. तो ब्रिटिश आने से पहले वी वर एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, वी हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस थी, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ गुड्स अपने एक्सपोर्ट कर पाते थे कोई और नहीं कर पाता था। बट वंस द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग अस, दे वर ओनली बॉदर्ड अबाउट देयर सेल्फ इंटरेस्ट, दे वर नेवर बॉदर्ड अबाउट द व्हाट? इंडिया एज अ कंट्री।
तो दे ऑलवेज लुक फॉर द व्हाट, यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, दे वर मोर कंसर्न विद द प्रोटेक्शन, और देखिए यहाँ पे प्रमोशन ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री यानी कि ब्रिटेन. Such policies brought about a fundamental change in the structure of what? Indian economy, transferring the country into the supplier of raw materials and the consumer of what? Finished industrial products from Britain. तो ब्रिटिश आने के बाद वहां पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ ही चुका था, उनको रॉ मटेरियल्स की दरकार थी. इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स वहां पे क्या करते थे, चीपली एक्सपोर्ट करते थे. वहां से उनको रॉ मटेरियल से क्या बनाते थे, फिनिश गुड्स बनाते थे, एंड दे वुड ब्रिंग दैट फिनिश गुड्स बैक वेयर टू इंडिया and would sell it at a higher price, thereby making what, very good profit, thereby making very good profit. तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और फिनिश गुड्स वापस इंडिया में लाके उन्हीं को हायर प्राइस में बेच देते थे. फिर बोला जा रहा है कि जब अपने को ब्रिटिश रूल कर रही थी फ्रॉम 1900 to 1950s, देखिए द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द व्हाट फर्स्ट हाफ ऑफ द व्हाट 20th century, दैट इज फ्रॉम 1900 to what 1950, जो इनकम ग्रोथ था इंडिया का, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली देखिए 2%, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच 2%, एंड दैट इज वेरी वेरी लो कि कोई कंट्री की इनकम सिर्फ 2% की ग्रोथ दिखाना. एंड देखिए यहाँ पे को लिखा हुआ विद अ मीगर 0.5% ग्रोथ पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर. पर कैपिटा का मतलब ये होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. टोटल इनकम ऑफ इंडिया डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, वो क्या निकल के आएगा, पर कैपिटा इनकम. क्या निकल के आएगा, पर कैपिटा इनकम. सो ऑन एन एवरेज एक इंडियन कितना कमा रहा है, उसकी ग्रोथ तो सिर्फ 0.5% ही थी. उसकी ग्रोथ तो सिर्फ कितनी थी, 0.5% की ग्रोथ थी. तो इंडिया में क्या हो रहा था, इनकम बहुत स्लोली राइज हो रहा था, लेकिन पॉपुलेशन बहुत हाई, पॉपुलेशन बहुत जोरों से क्या हो रहा था, राइज हो रहा था. तो इनकम थोड़ी बहुत ग्रो भी होती, लेकिन अगर अपने पॉपुलेशन से उसके डिवाइड करके देखेंगे तो मियर ग्रोथ ऑफ कितना था, 0.5%. सो दे कैन आस्क यू इन एमसीक्यूज वगैरह कि फ्रॉम 1900s to 1950s इंडिया की कितनी ग्रोथ थी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2%. एंड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल पॉपुलेशन, वो कितने की ग्रोथ थी, 0.5%. अब देखिए अपने कंडीशन, अब जो भी कंडीशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस में, बस अब एक एक सेक्टर करके देखने कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या हालचाल था. तो ये बोला जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में देखिए जब ब्रिटिश रूल कर रही थी तब क्या हुआ, 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from what, agriculture. तो 1940s में, जो भी 1900 से 1950s के बीच में 85% of the population of India were employed in what, agricultural sector, directly or what, indirectly. Indirectly can be what, animal husbandry, for example rearing of sheep, या जो भी hens वगैरह को पालना, so that they can sell eggs वगैरह in the market. It's okay. And देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 85% ऑफ दी जो कंट्रीज पॉपुलेशन थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर सेक्टर से इन्वॉल्व थे. लेकिन देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, हाई डिपेंडेंस अपॉन व्हाट, मानसून्स. तो होता क्या था कि इंडिया की इरिगेशन फैसिलिटी वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, so farmers were more dependent upon what, monsoons, and monsoons are highly what, unpredictable. तो कोई ईयर अगर अच्छा मानसून हो जाता था तो अच्छी क्रॉप ग्रो हो जाती थी, कोई साल अगर मानसून अच्छा नहीं होता था तो बहुत ही बुरा आउटपुट होता था एग्रीकल्चरल सेक्टर में. दैट वुड कॉज व्हाट, फेमाइन, भूखमरी वगैरह कॉज करते थे. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इंडियन फार्मर्स वर मोर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, मानसून्स, व्हिच वाज हाईली व्हाट, अनप्रेडिक्टेबल. सो गुड मानसून्स लेड टू व्हाट, गुड एग्रीकल्चरल आउटपुट, एंड बैड मानसून्स वुड लीड टू व्हाट, बैड एग्रीकल्चरल आउटपुट. दूसरा देखिए लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट. देखिए जब आप एग्रीकल्चरल सेक्टर को देखोगे तो कुछ कुछ इनपुट्स की तो रिक्वायर्ड है ना, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, गुड इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, वेल्स, कैनल्स, डैम्स, ताकि वाटर का एक्सेस हमेशा रहे. तो ये सभी कुछ, टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए. तो ये सभी कुछ उस वक्त इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कम था. तो सिंस बहुत ही कम था, या जो भी क्वालिटी ऑफ सीड्स या फर्टिलाइजर्स वो बहुत ही पुअर थी, तो डेफिनेटली आप सोच लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी आती होगी वो कितना लो होगा. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ देखिए, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, low quality seeds, lack of irrigation facilities, and what, negligible use of fertilizers contributed to the what, dismal level of what, agricultural productivity.
तो ना आपके पास सीड्स थे, ना आपके ढंग के फर्टिलाइजर्स थे, ना ट्रैक्टर्स थे, तो आप अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को कैसे ग्रो करोगे? आप अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को कैसे ग्रो करोगे? सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? हाई डिपेंडेंस अपॉन मॉनसून, लैक ऑफ व्हाट? प्रॉपर इनपुट। तीसरा देखिए, लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, and this was due to land settlement system, low level of agricultural productivity which is connect to what? Land settlement system। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लैंड सेटलमेंट सिस्टम का जो इंडिया में उस वक्त नाम था, दैट वाज जमींदारी सिस्टम। तो व्हाट वाज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम नेम्ड इन इंडिया? जमींदारी सिस्टम। देखिए होता क्या था कि हायरार्की थी। देखिए हायरार्की में कौन कौन था? एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, दूसरा कौन था? जमींदार था, और तीसरा क्या था? फार्मर्स। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ये अक्सर ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है अबाउट द जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम में तीन पार्टीज थी, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, दूसरा क्या था? जमींदार था, और तीसरा क्या था? फार्मर्स था। तो देखो होता क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओनरशिप ऑफ लैंड किसके नाम पे कर दिया? जमींदार। एंड जमींदार ये जो लैंड थे रेंट पे देते थे। किसको देते थे? फार्मर्स को देते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ओनरशिप ऑफ लैंड थी वो जमींदार के नाम पे कर दी, एंड जमींदार फार्मर्स को क्या देते थे? रेंट पे देते थे। तो फार्मर्स इनको क्या करते थे? पेमेंट ऑफ रेंट एंड टैक्सेस। आप लगान मूवी तो देख ही चुके, जो लगान है तो यही चीज हो रही है। फार्मर्स वुड पे हाई रेंट एंड टैक्सेस टू दी जमींदार, एंड जमींदार को देखो क्या करना पड़ता था? एक फिक्स पेमेंट करना पड़ता था। एक फिक्स पेमेंट करना पड़ता था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिक्स पेमेंट टू होम? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक बार तो साइकिल समझ लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे हायरार्की में ऊपर कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके नीचे जमींदार, उसके नीचे फार्मर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओनरशिप ऑफ लैंड कहाँ पे ट्रांसफर कर दी? जमींदार। जमींदार ने वो जो जमीनें थी वो रेंट पे किसको देते थे? फार्मर्स को। एंड फार्मर्स को तो रेंट के साथ साथ क्या पे करना पड़ता था? टैक्सेस पे करना पड़ता था। एंड जमींदार उसी रेंट एंड टैक्सेस को एज अ फिक्स पेमेंट किसको करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो होता क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड चार्ज वेरी हाई टू जमींदार, देयरफॉर जमींदार वुड आल्सो चार्ज वेरी हाई टू व्हाट? फार्मर्स। इट्स ओके। तो होता क्या था कि फार्मर्स जो भी आउटपुट ग्रो करता था, अगर उसको बेचता भी था तो अपने घर के लिए कुछ बचा लेता था। बाकी जितनी भी प्रॉफिट्स आती थी वो सब कौन खा जाता था? जमींदार खा जाता था, इन द नेम ऑफ व्हाट? रेंट एंड टैक्सेस। एंड जमींदार फिर उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते? एक सेक्शन, एक पोर्शन को कहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट। मोरोवर जमींदार क्या रेंट सेट करेगा, ये कोई रेगुलेटेड नहीं था। जमींदार अपने मन मर्जी रेंट वगैरह सेट कर सकते थे। तो जमींदार बहुत ग्रीडी होते थे, तो दे वुड सेट व्हाट? वेरी हाई, दे वुड सेट व्हाट? वेरी हाई रेंट। तो बेसिकली जमींदार वुड एक्सप्लॉइट होम? फार्मर्स। तो देखा जाए तो फार्मर्स के पास एग्रीकल्चरल आउटपुट ग्रो करके भी कुछ नहीं बचता था, अपार्ट फ्रॉम अ बिट हियर एंड देयर, ताकि उनकी सर्वाइवल नीड्स पूरी हो जाए, उनकी सर्वाइवल नीड्स पूरी हो जाए। एंड जमींदार वो वेरी ग्रीडी, दे वुड एक्सप्लॉइट होम, दे वुड एक्सप्लॉइट होम फार्मर्स। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब एक और चीज मुझको बताइए, जो चीज आपकी है ही नहीं, आप उस पे काम कर रहे हो एंड उससे आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, लेकिन जो भी प्रॉफिट्स कमा रहे हो उसके आप उसमें भी आपको कुछ अगर बचता नहीं है, वुड यू बी इंक्लाइंड? आपका क्या इंटरेस्ट जगा हुआ रहेगा उस फील्ड पे? तो यही प्रॉब्लम आई। फार्मर्स ने तो लैंड रेंट पे लिया हुआ था, तो फार्मर्स का तो वो लैंड था नहीं, सो दे वर लैंडलेस लेबरर्स, दे वर व्हाट? लैंडलेस लेबरर्स। एंड जो भी उसमें कमाई होती थी सब जमींदार ले लेते थे। तो उनके कोई मोटिवेशन ही नहीं था, उनके लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं था। जब मोटिवेशन था ही नहीं तो उन लोग भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगा पाते थे। तो डेफिनेटली व्हेन देयर इज लो मोटिवेशन, द प्रोडक्टिविटी विल बी आल्सो व्हाट? वेरी लो। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, agricultural activity became very low, and this stagnation in agricultural sector was mainly due to what? Land settlement that were introduced by whom? British government। और land settlement का नाम क्या था? जमींदारी सिस्टम। rarely were the owners of the soil, तो जमींदार खुद ही उन फार्म्स में काम नहीं करते थे, उन लोग किसी और को क्या? फार्मर्स को क्या करते थे? रेंट पे लैंड देते थे। यही लिखा हुआ देखिए, rarely were the owners of the soil were the actual tillers of the soil। तो ओनरशिप ऑफ लैंड किसके पास था? जमींदार। तो आप जमींदार को क्या बोल सकते हो? जमींदार को अपने एक नाम दे देते,
जमींदार को यहाँ पे बोला जा रहा है डिफरेंट नेम्स, ओनर्स ऑफ सॉइल, और आप देखोगे फार्मर्स को बोलेंगे टिलर्स ऑफ सॉइल। इट्स ओके। तो जमींदार को क्या बोलेंगे, ओनर ऑफ सॉइल। तो देखो यहाँ पे यही बोला कि जमींदार खुद तो फार्म में काम नहीं करते थे, उन लोग क्या करते थे, बेसिकली रेंट पे किसी और को दे देते। तो रेयरली वर द ओनर्स ऑफ द सॉइल द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। दी प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर वेंट टू होम, जमींदार। तो जो भी फार्मर्स कमाते थे वो सारी प्रॉफिट कहाँ पे चली जाती थी, जमींदार, दैट इज व्हाट ओनर्स ऑफ द सॉइल इंस्टेड ऑफ द व्हाट कल्टिवेटर्स। तो सारी मेहनत कौन करते थे, फार्मर्स, लेकिन जो भी प्रॉफिट आती थी दैट मेजोरिटी बिलोंग्ड टू होम, जमींदार। दिस लेड टू व्हाट डिस्करेजमेंट अमंग द कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस लेस। डेफिनेटली मोटिवेशन नहीं है तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी। कल्टिवेटर्स वर barely given enough for what subsistence, अगर उनके पास कुछ बचता भी था तो खुद के पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बचता था, फूड क्रॉप्स, अदरवाइज नथिंग। इज दिस ओके? एंड पॉइंट डी देखिए, अनइकोनॉमिक एंड व्हाट फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप ये तो समझ में आएगा कि जितनी कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली मोरलेस आपकी प्रॉफिट क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो उसको यही पे यही झलकाया जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉस्ट वो वेरी हाई एंड देयरफॉर द प्रॉफिट्स वो वेरी लेस। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक जमीन दे रहा हूँ 10 एकड़ की, आई एम गिविंग यू वन लैंड विच इज इक्वल टू 10 एकर्स, और आई एम गिविंग एन ऑप्शन टू चूज 1 एकड़ की 10 लैंड्स। तो आपके पास ऑप्शन 1 है कि चूज करना है। ऑप्शन 1 में क्या चूज कर सकते हो, 1 लैंड ऑफ 10 एकर्स। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, जमीन तो उतना ही दे रहा हूँ, 10 एकर्स ही दे रहा हूँ, लेकिन एक एक एकड़ की 10 लैंड दे रहा हूँ एंड दैट इज क्वाइट फार अपार्ट। तो आपको मैनेज करने में या कम कॉस्ट की सुविधाएं ऑप्शन 1 में मिलेगा या ऑप्शन 2 में? आई होप ऑप्शन 1 में ही मिलेगा ना, जहां पे 10 एकड़ जमीन एक जगह ही हो। क्योंकि अगर आपके पास एक एक एकड़ की अगर 10 जमीन है, दूर दूर है, तो डेफिनेटली आपका जो कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपके पास एक जमीन है तो उसकी फेंसिंग कॉस्ट वर्सेस 10 लैंड्स ऑफ 1 एकड़, उसकी फेंसिंग कॉस्ट कौन सी सस्ती होगी? कॉस्टिंग तो आपकी पहले ऑप्शन में कम पड़ेगी ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि फार्मर्स को जो लैंड भी दिए जा रहे थे वो बहुत छोटे छोटे थे एंड दे वर वेरी फार अपार्ट, तो उनको जो मैनेजमेंट करना पड़ता था फार्मर्स को, उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाती थी, क्योंकि सेपरेट सेपरेट जो भी लैंड थे उनकी अलग अलग फेंसिंग करनी पड़ती थी, अलग अलग उन पे ड्रेनेज बनाना पड़ता था, सबके लिए अलग अलग लेबर्स को क्या करना पड़ता था, हायर करना पड़ता था। तो उनकी जो कॉस्ट आती थी ऑफ इनपुट्स दैट वाज वेरी वेरी हाई। अब सब में एक जमीन में इरिगेशन फैसिलिटी तो फिर भी सेट कर ले, 10 जमीन में छोटी छोटी में अगर अपने इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह भी सेट करें, तो डेफिनेटली जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कॉस्टिंग क्या हो जाती है, बहुत हाई आ जाती है, उसकी कॉस्टिंग क्या आ जाती है, बहुत हाई आ जाती है। तो यही लिखा हुआ है, अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड का मतलब जो लैंड होल्डिंग थी वो छोटी छोटी थी और दूर दूर थी, तो इसलिए जो फार्मर्स उस पर कल्टिवेट करते थे उनके लिए अनइकोनॉमिक था, यानी कि जो भी उससे उस पे कॉस्ट आता था दैट वाज वेरी हाई एंड देयरफॉर द प्रॉफिट वाज वेरी लेस। पॉइंट ई देखिए, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंडियन फार्मर्स फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे। फूड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, राइस एंड व्हीट। तो उन लोग उसमें से कुछ बचा भी लेते थे अपने घर के लिए, तो कम से कम उनका खाना पीना, उनका गुजारा तो हो जाता था। हाँ, बाकी कुछ बचता नहीं था बेचने के लिए, फिर भी दे वुड एटलीस्ट सर्वाइव बाई ईटिंग दोज फूड क्रॉप्स। लेकिन देखो ब्रिटिश ने क्या किया, वो जो फार्मर्स जो फूड क्रॉप्स में इन्वॉल्व थे उनको लियोर किया गया कि आप कैश क्रॉप्स में जाइए। कैश क्रॉप्स मतलब जूट, कॉटन, शुगर केन। क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो उनको क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल्स चाहिए था। एंड रॉ मटेरियल्स किस में चाहिए था, जूट, इंडिगो, नील, जो कपड़े में नील डालते हैं ना उसको इंडिगो बोलते हैं, तो उनको क्या चाहिए था, इंडिगो चाहिए था। उनको क्या चाहिए था, जूट, कॉटन, शुगर केन। लेकिन इंडियन फार्मर्स तो क्या ग्रो कर रहे थे, व्हीट, राइस ज्यादातर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी फार्मर्स थे उनको लियोर किया गया कि आप ये फूड क्रॉप्स को बंद कीजिए, आप किस में जाइए, कैश क्रॉप्स में जाइए। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि विल पे यू मोर। तो उसी ग्रिड में इंडियन फार्मर्स ने क्या किया, फूड क्रॉप्स को क्या करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्लोज करना स्टार्ट किया। एंड दे बिकम इन्वॉल्व इन व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ जूट, शुगर केन एंड सो ऑन। लेकिन होता क्या हुआ देखो, इससे भी दो प्रॉब्लम निकल के आई, दैट इज व्हाट
commercialization of what? Agriculture. So movement by the farmers from food crops to cash crops is termed as what? Commercialization of agriculture. And British government अगर ग्रीड देती और वो फार्मर्स मान जाते तो ठीक थे, लेकिन अगर वो फार्मर्स अपने कैश क्रॉप से फार्मर्स अगर फूड क्रॉप से कैश क्रॉप से मूव नहीं करते तो उनको क्या करते थे? फोर्स भी करते थे। इट्स ओके। अब देखो दो प्रॉब्लम फार्मर्स के सामने निकल के आई। होता क्या था कि चलो उन्होंने एक बार हाई प्रॉफिट बोल के शिफ्ट तो कर गए फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, लेकिन जो भी प्रॉफिट आती थी वापस से हाई टैक्सेस और हाई रेंट करके जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही खा जाती थी। अब देखो इसकी दूसरी प्रॉब्लम भी आ गई। अब तो वो कैश क्रॉप्स को तो घर पे भी तो यूज नहीं कर सकते हैं। पहले तो फूड क्रॉप्स में फिर भी राइस और व्हीट से काम चला लेते थे, लेकिन अब तो उनके पास पैसे भी नहीं है क्योंकि जो भी सारी प्रॉफिट्स आती थी वो रेंट या टैक्सेस के नाम से चली जाती थी। एंड नाउ दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। तो इंडिया में उस वक्त भूखमरी, फेमाइन बहुत हेविली क्या हो गया था? छा गया था। तो ये फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से जो उन लोग सरवाइव भी कर पा रहे थे, कम से कम खाने पीने के लिए तो था फूड क्रॉप्स के टाइम पे, लेकिन जब ये फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया वेयर दे मूव फ्रॉम व्हाट? फूड क्रॉप्स टू व्हाट? कैश क्रॉप्स, अनदर प्रॉब्लम इरप्टेड कि उनके पास अब खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। तो देखिए यही लिखा हुआ है, देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ अ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ अ कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली मूवमेंट ऑफ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स लोगों की थोड़ी बहुत इनकम बढ़ाना तो स्टार्ट की थी, बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन एज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स व्हिच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय व्हाट? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। तो बोला फूड क्रॉप से जब कैश क्रॉप्स में गए उनकी यील्ड बढ़ना तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था क्योंकि जो भी लोग रॉ मटेरियल्स ग्रो कर रहे थे अल्टीमेटली क्या हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में क्या कर दे रही थी? एक्सपोर्ट। बाकी बोल रहे हैं while a small section of the farmers changed the cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had the resources nor the technology had to invest in agriculture। और इसमें अगर आप सक्सेसफुल कुछ फार्मर्स हुए भी वही हुए जिनके पास क्या थे? खूब सारे पैसे थे, जिनके पास टेक्नोलॉजी थी। अदरवाइज बाकी जो भी फार्मर्स थे इधर दे कुडंट मूव टू कैश क्रॉप्स, और जो मूव भी किए वो मुंह के बली गिरे क्योंकि सारी प्रॉफिट तो कौन खा जाते थे? जमींदार वगैरह। and they did not have anything to eat। नेक्स्ट देखिए एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? पार्टीशन। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या है? इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो उस वक्त इंडिया को उन्होंने क्या कर दिया था? पार्टीशन कर दिया था बिटवीन इंडिया एंड व्हाट? पाकिस्तान। एक वेस्ट पाकिस्तान था एंड नाउ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज के दिन में क्या है? बांग्लादेश है। तो बोला जा रहा है कि इंडिया में तो उस वक्त जब पार्टीशन हुआ तो 82% ऑफ द पॉपुलेशन स्टेड इन इंडिया। 82% ऑफ द पॉपुलेशन स्टेड इन इंडिया, बट जो एग्रीकल्चरल एरिया इंडिया के नाम पे आया दैट वाज ओनली व्हाट? 65%। तो आई थिंक दैट वाज अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द व्हाट? इंडिया, जहाँ पे 82% ऑफ द पॉपुलेशन तो मिल गई, लेकिन जब एग्रीकल्चरल लैंड की बात आई तो दे ओनली गॉट व्हाट? 65%। और जो भी सबसे फर्टाइल लैंड्स थे ना वो आज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के नाम पे चले गए। तो जो भी जूट के जो एकदम फर्टाइल एकदम बेस्ट लैंड्स थे वो किसको दे दिया गया? इधर पाकिस्तान या बांग्लादेश को। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इंडिया गॉट 82% ऑफ द पॉपुलेशन बट ओनली 65% ऑफ द फूड ग्रेन्स। फर्टाइल लैंड्स फॉर जूट कल्टिवेशन वेंट टू व्हाट? ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज व्हाट? बांग्लादेश। इट्स ओके। जो नेक्स्ट सेक्टर है